उत्तराखंड के बाद असम देश का दूसरा राज्य बन चुका है जिसने पॉलीगमी यानी एक से अधिक शादी की प्रथा को राज्य कानून से पूरी तरीके से बैन कर दिया है। यह कदम क्यों लिया गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ पर इसका क्या असर पड़ेगा और क्या यह यूसीसी की तरफ बढ़ता हुआ एक और कदम है, आइए इस मुद्दे को एक सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। असम विधानसभा ने 27 नवंबर 2025 को असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 पास किया। इस कानून के तहत पॉलीगमी यानी एक से अधिक पत्नी रखना असम में अपराध है। साथ ही साथ ये कॉग्निजिबल अपराध है, यानी कि पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है और ये नॉन बेलेबल भी है, यानी कि आसानी से आपको जमानत भी नहीं मिलेगी। इसमें सजा का प्रावधान 7 साल का है और साथ ही साथ जुर्माना का भी प्रावधान है। अगर किसी ने पहली शादी छुपा कर दूसरी शादी की हो तो यह सजा 10 साल तक हो सकती है। इसके अलावा कानून कुछ सिविल प्रतिबंध भी लगाता है, जैसे दोषी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और यह असम के किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएगा। यह भारत में पॉलीगैमी पर अब तक का सबसे कठोर कानून माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भाई भारत में तो बाईगैमी यानी एक से अधिक पत्नी रखना पहले ही अपराध है। जी हाँ, बिल्कुल। दंड संहिता जो कि अब आपका बीएनएस बन चुका है, पॉलीगैमी को अपराध मानती है। लेकिन समस्या यह नहीं है, समस्या यह है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, इसलिए धर्म के आधार पर अलग अलग व्यक्तिगत कानून जो है वो चलते आ रहे हैं। जैसे हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध गवर्न होते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से, जो बाईगैमी को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करता है। उसी तरीके से पारसियों के लिए पारसी मैरिज एक्ट एंड डिवोर्स एक्ट है 1936 का, जो बाईगैमी को अपराध मानता है। और ईसाइयों के लिए है इंडियन क्रिश्चियनिटी मैरिज एक्ट 1872, जो बाईगैमी वाली शादियों को प्रमाणित ही नहीं करता। और साथ ही साथ बीएनएस का सेक्शन 82 यानी 82 कहता है कि अगर अगर पर्सनल लॉ बाईगैमी को मना करता है तो बाईगैमी करने पर आपको 7 साल और साथ ही साथ जुर्माना हो सकता है। अब इसमें अपवाद जो है वो है मुस्लिम मुस्लिम पर्सनल लॉ, यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट 1937 के अनुसार मुस्लिम पुरुष को 4 पत्नियां रखने की अनुमति है। मतलब वो 4 पत्नियां रख सकते हैं। इसलिए बीएनएस की जो दंडात्मक धाराएं हैं यह मुस्लिम पुरुषों पर लागू नहीं होती और यही वजह है कि इस विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर आपका विवाद होता रहा है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि असम और उत्तराखंड को अलग कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी। असम और उत्तराखंड के नए कानून का मकसद क्या है? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ की पॉलीगैमी के में जो एग्जाम्पशंस मिला हुआ है इनको समाप्त करना, मतलब ये लॉ ये चाहते हैं कि हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम्स को भी एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत ना हो। उत्तराखंड का अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड देखें तो यह फरवरी 2024 में आया था और इसमें साफ साफ लिखा है कि शादी के समय किसी भी पक्ष की जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए, यानी कि पूरे राज्य में पॉलीगैमी को बैन किया गया है। असम का कानून साल 2025 का बताता है और ये उत्तराखंड से भी ज्यादा आपका सख्त है, जो इसमें साथ ही साथ आपके कॉग्निजिबल और नॉन बेलेबल आपका है। साथ ही साथ 7 से 10 साल की सजा का प्रावधान है, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि यह किन लोगों पर यह कानून लागू नहीं होता है। देखिए, ये जो दोनों राज्य हैं असम और उत्तराखंड, ये कानून ट्राइबल कम्युनिटी पर लागू नहीं कराते। असम में खास कर करके जो 6 शेड्यूल वाले एरिया हैं, जैसे आपका बोडोलैंड हो गया, दीमा हसाओ हो गया, करबी आंगलोंग हो गया, और सभी आदिवासी समूहों को इस कानून से वंचित रखा गया है, यानी कि उन्हें छूट दी गई है, क्योंकि संविधान में आदिवासी समुदायों की पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षा प्राप्त है। अब हम बात कर लेते हैं गोवा का। तो आपको पता है कि गोवा में बहुत पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड है और गोवा आज भी पुर्तगीज सिविल कोड 1867 का पालन करता है, यानी पॉलीगैमी गोवा में है ही नहीं। पॉलीगैमी गोवा में पॉलीगैमी की अनुमति गोवा में नहीं है। मुस्लिम पुरुष भी, इसका मतलब है कि मुस्लिम पुरुष भी गोवा में दूसरी शादी नहीं कर सकता है। अपवाद के रूप में इस कानून के अंतर्गत हिंदू पुरुष को विशेष परिस्थिति में दूसरी शादी करने की इजाजत दी गई है, जैसे अगर पत्नी 25 साल तक मां नहीं बन पाती या 30 साल की उम्र तक एक पुत्र को जन्म ना दे पाती हो। हालांकि ये प्रावधान भी जो है अब लगभग अप्रचलित हो रखे हैं ना। तो
राज्यों अब सवाल ये पैदा होता है कि राज्यों को पॉलीगमी पर कानून बनाने का अधिकार कैसे मिला। इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के 2015 के एक ऑर्डर को। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में कहा कि पॉलीगमी इस्लाम का कोई धार्मिक अभिन्न अंग नहीं है और इसे रोकना आर्टिकल 25 यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और इसलिए स्टेट्स को ये शक्तियां मिली कि वह इनसे यानी कि शादियों से जुड़े हुए कानून को बदल सकता है, उनमें सुधार ला सकता है। इस प्रकार से स्टेट्स को संवैधानिक अधिकार मिला और इसी आधार पर उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया। असम ने पॉलीगैमी बैन करने के लिए लॉ बनाया और गुजरात भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में एक समिति जो है वो बना चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब आगे क्या होगा या कौन सा राज्य अगला जो है वो कानून इसके ऊपर बनाने वाला है। देखिए, गुजरात ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के एक मसौदा तैयार करने के लिए जस्टिस रंजन देसाई समिति बनाई है। गुजरात का जो हाई कोर्ट है वो पहले से ही पॉलीगामी को संविधान विरोधी और अत्यंत पैट्रियर्कल नेचर का बता चुका है। असम का जो नया कानून है वो एक बहुत बड़ा कदम है इस दिशा में। सिर्फ इसलिए नहीं कि यह पॉलीगैमी को बैन करता है, बल्कि इसलिए भी कि यह भारत के पर्सनल लॉ जो सिस्टम है उसमें एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। यह मुद्दा धर्म, संविधान, महिलाओं के अधिकार, राज्य की शक्तियां और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहस सबको एक जगह ला करके जोड़ता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या आने वाले समय में भारत भर में ऐसे कानून और लागू होंगे और क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू हो सकता है। यह तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।